हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट माइटोसिस. ओके, सो व्हाट इज माइटोसिस? हम बोलते हैं बेसिकली इट इज अ सेल डिवीजन जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो इक्वली रहता है ना. सेल डिवाइड एंड क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम. दैट इज, हम बोलते हैं उस टाइप के डिवीजन को माइटोटिक डिवीजन. ओके, सो जो टर्म माइटोसिस है, द टर्म माइटोसिस वाज गिवन बाय वेल्डर फ्लेमिंग. वेल्डर फ्लेमिंग ने ये टर्म दिया था माइटोसिस. ओके, सो माइटोसिस अगर हम देखिए सेल साइकिल में तो G1 फेज, S फेज, G2 फेज, उसके बाद जो M फेज आता है उसे हम बेसिकली डिनोट करते हैं एज माइटोसिस. तो माइटोसिस में दो बेसिक इवेंट होते हैं बच्चों. माइटोसिस में वी हैव टू बेसिक इवेंट्स. क्या है वो दो बेसिक इवेंट? एक है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, एंड सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस. ठीक है, तो माइटोसिस में आपके दो बेसिक इवेंट्स होते हैं बच्चों. एक है कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरा है साइटोकाइनेसिस. सो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस मतलब इट डील्स विथ न्यूक्लियस, राइट? तो कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन, न्यूक्लियस का कुछ डिवीजन से डील करता है. न्यूक्लियस डिवाइड, कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा आपका? न्यूक्लियस डिवाइड into two equal half. और साइटो डील करता है साइटोप्लाज्म से. तो साइटोप्लाज्म, यहां पे क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड, ये साइटोप्लाज्म डिवीजन है ना. और जैसे साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा तो आपका सेल डिवीजन जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट, जो कैरियोकाइनेसिस है उसके बेसिकली 4 फेजेस होते हैं. 1, 2, 3, 4. क्या है वो 4 फेजेस? प्रो, मेटा, एना, टीलो. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. वी हैव 4 फेजेस जिसे हम बोलते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, anaphase, and lastly we have telophase. तो कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, उसमें 4 फेजेस होते हैं. तो हमने किया क्या है? हमने माइटोसिस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. जो कैरियोकाइनेसिस है उसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और जो साइटोकाइनेसिस है उसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. देन कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास 4 फेजेस हैं, दैट इज prophase, metaphase, anaphase and telophase. We have 4 phases: prophase, metaphase, anaphase and telophase. अब अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो बच्चों जो प्रोफेज होता है इट इज लॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा बड़ा होता है. प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट. और सबसे जो छोटा होता है दैट इज एनाफेज. एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट. और अगर हम चारों का टाइम कंपेयर करें तो प्रोफेज के बाद आएगा टीलोफेज, उसके बाद आता है मेटाफेज और उसके बाद आता है एनाफेज. ये इसका अकॉर्डिंग टू टाइम ये डिवीजन है ना. अकॉर्डिंग टू टाइम सबसे बड़ा जो है प्रोफेज है और सबसे छोटा सा जो है वो हमारा एनाफेज होता है. ओके, सो if we see this cell cycle का पूरा phases, तो we know that हमारे पास G1 फेज होता है. यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल, हमारे पास G1 फेज होता है, इसका ये क्रोमेटिन मटेरियल. इसके बाद S फेज जहाँ पे क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है डीएनए का. और फिर हमारा G2 फेज जहाँ पे ये आपका पूरा क्रोमेटिन, राइट. अब जैसे ही G2 फेज फिनिश होता है आपका यहाँ पे आ जाता है ये वाला फेज जिसे हम कहते हैं
प्रोफेज, है ना, प्रोफेज, यहाँ पे मेटा होगा, यहाँ पे एन होगा, यहाँ पे टीलो होगा। तो G2 के तुरंत बाद जो आएगा दैट इज योर प्रोफेज। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं देखूं G2 की क्या सिचुएशन है, G2 में क्या सिचुएशन है, डीएनए इज डबल, डीएनए इज डबल। हमने देखा था कि 2C जो था वो 4C हो जाता है G2 में, बट कैसा है, डीएनए इंटरवाइंड है, एंटेंगल है ना। तो डीएनए इज इंटरवाइंड। डीएनए कैसा है, देखो मैंने कैसा ड्रॉ किया है, इंटरवाइंड ऐसे ड्रॉ किया है। डीएनए डबल हो चुका है बट डीएनए जो है वो इंटरवाइंड है, ठीक है। डीएनए जो है पूरा एंटेंगल है, डीएनए जो है आपका पूरा इंटरवाइंड है। यानी कि प्रोफेज में जो हमें दिखेगा वो क्रोमेटिन दिखेगा, एंड जो प्रोसेस बिगिन होगा प्रोफेज का, तो हम बोले क्रोमेटिन कंडेंस होना शुरू करेगा और फिर वो क्रोमोसोम बनाएगा। तो बेसिकली प्रोफेज में जो आपका जेनेटिक मटेरियल जाता है क्रोमेटिन, वो एकदम एंटेंगल इंटरवाइंड ही जाएगा। फाइन, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोफेज। प्रोफेज, सो ये आपका एक सेल है, ये आपका सेल, ओके, सो दिस इज योर सेल, एंड अब हम इसमें ड्रॉ करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आपके पास सेल ऑर्गेनल्स लाइक ER, ठीक है, दिस इज ER, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आपका गोल्जी बॉडी, देन दिस वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर दिस इज योर DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, फिर दिस इज न्यूक्लियोलस, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोलस सिंथेसिस ऑफ rRNA। और हमने देखा था कि सेंट्रियोल जो है वो डबल हो जाता है S फेज में एंड वो बनाता है सेंट्रोजोम, और यहाँ पे मैं बना सकती हूँ सेंट्रोजोम, एंड सेंट्रोजोम भी कैसे है, ऑफ कोर्स डबल है ना, डुप्लीकेशन हुआ इनका, तो ये कंडीशन है। तो अभी मुझे एक सेल ऐसा दिख रहा है प्रोफेज में, मेरे पास ER है, मेरे पास गोल्जी बॉडी है, ठीक है, मेरे पास ऑफ कोर्स पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, चलो बना देती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, DNA है, न्यूक्लियोलस भी है, और ये कौन है आपका सेंट्रोजोम। ये सब मुझे अभी दिख रहा है एक सेल में, ठीक है, ये सब मुझे एक सेल में अभी दिख रहा है। क्लियर है, बनाया सबने इतना, है ना, ER, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, DNA, न्यूक्लियोलस, सेंट्रोसोम, ये सब हमें दिख रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रोफेज में काफी चीजें क्या होगी, चली जाएगी एज उनका यूज नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे प्रोफेज में आपका न्यूक्लियोलस भी जो है वो चला जाएगा। सी, न्यूक्लियोलस क्या करता है, न्यूक्लियोलस बनाता है rRNA, है ना, rRNA का इन्वॉल्वमेंट होता है इन प्रोटीन सिंथेसिस। सो एम फेज जो है आपका, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होना है, नहीं होना है, इसमें तो हमें पता है कैरियो एंड साइटो होना है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होना है, राइट। तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, और ये ध्यान रखना कि प्रोफेज या फिर मैं बोलूं एम फेज ऐसा फेज है सेल साइकिल का जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता। सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, स्टार बना के बच्चों आप लिख लीजिए कि नो प्रोटीन synthesis occur in M phase.
एम फेज में बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, नो प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन एम फेज। ठीक है, आपके ऐसे क्वेश्चन आता है आपको नीट में कि फेजेस ऑफ सेल साइकिल इन विच प्रोटीन सिंथेसिस डू नॉट अकर, तो हमें पता होना चाहिए कि एम फेज में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियस भी नहीं होता, कुछ काम भी नहीं है, नो न्यूक्लियस भाई, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, ये एक चीज याद रखनी है। बाकी प्रोफेज में क्या क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो क्या होगा, आपका जो क्रोमेटिन है, दिस इज क्रोमेटिन, जो मैंने डीएनए लेबल किया है ना, इसका अमाउंट ऑफ कोर्स ज्यादा है, अभी 4C है, G2 में 4C था तो कैरी फॉरवर्ड 4C ही होगा। तो ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल है क्रोमेटिन है, तो क्रोमेटिन क्या करेगा, सबसे पहले कंडेंसेशन स्टार्ट करेगा। तो आपका प्रोफेज का पहला इवेंट क्या होगा, क्रोमेटिन स्टार्ट कंडेंसेशन, क्रोमेटिन स्टार्ट कंडेंसेशन। दूसरा क्या होगा बच्चों, आप देख रहे हैं सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम, और हमें पता है सेंट्रोजोम केवल एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं होता। सेंट्रोजोम इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, प्लांट सेल डू नॉट हैव सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम जो है वो क्या करेगा, ऑपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देगा। सेंट्रोजोम हमें चाहिए बच्चों स्पिंडल फाइबर बनाने में। ओके, तो सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ एनिमल सेल, ताकि आप लोग को याद रहे। सेंट्रोजोम केवल एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। सेंट्रोजोम स्टार्ट मूविंग कहाँ बच्चों, टू अपोजिट पोल, टू अपोजिट पोल। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, आपको बाद में जैसे क्रोमेटिन कंडेंस होना शुरू हो जाएगा ना, तो यहाँ पे अमाउंट ज्यादा है, तो यहाँ पे क्रोमेटिन बनता है, राइट। तो आपका जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम विथ टू क्रोमेटिड, दिखना शुरू हो जाएगा। क्रोमोसोम विथ टू क्रोमेटिड स्टार्ट विजिबल, ठीक है, विजिबल होना शुरू हो जाएगा। और आपका ER, गोल्जी बॉडी, देन न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियरिंग। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, माइटोकॉन्ड्रिया डिसअपियर नहीं होता। रीजन बिहाइंड, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब एनर्जी सप्लायर है ना। माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो एनर्जी सप्लाई करता है एंड एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया डिसअपियर नहीं होता। ER, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, जिनका काम नहीं है वो सब स्ट्रक्चर डिसअपियर होंगे। एंड आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो टूटना शुरू कर देगा। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, दिस वन है ना, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये टूटना शुरू कर देगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये टूटना शुरू कर देगा। फाइन, क्लियर हो गया इतना। सो ये सब आपका प्रोफेज का बात हुआ। अब देखो, जो हमने पहला पॉइंट लिखा प्रोफेज में, क्रोमेटिन स्टार्ट कंडेंसेशन, तो वो कैसे होता है ना, लेट्स सी दैट। तो हमें पता है बच्चों कि G2 में जो हमारा न्यूक्लियर मटेरियल था कैसे था, ऐसे था पूरा, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरवाइन था। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, वो अनटैंगल करना शुरू करेगा खुद को, है ना। इट स्टार्ट अनटेंगलिंग एंड फिर उसके बाद आपको
क्रोमोसोम दिखने ऐसे शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज बेसिकली आपका कंडेंसेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने कहा कि सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर बनाता है, तो वो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सी जो आपका सेंट्रोसोम है, ठीक है, सेंट्रोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल। सेंट्रोसोम जो है इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल और फिर ये अपोजिट पोल में पहुंच जाएगा। सेंट्रोसोम के आजू बाजू फिर माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे एंड ओवरऑल हम इन्हें क्या बोलेंगे, अब ओवरऑल हम इन्हें कहेंगे एस्टर। ओवरऑल हमें क्या कहेंगे, एस्टर। तो बेसिकली हुआ क्या बच्चों, जो आपका सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम के अराउंड माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन आ गए, फिर हमने उसे एस्टर बोला और एस्टर क्या करेगा, या एस्टर को हम क्या बोलेंगे, एस्टर को हम बोलेंगे स्पिंडल अपैरेटस। एस्टर को हम क्या बोलेंगे, स्पिंडल अपैरेटस। ठीक है, एस्टर को बोला जाएगा स्पिंडल अपैरेटस और ये एस्टर जो बना है यहीं से फिर स्पिंडल फाइबर्स बेसिकली क्या होंगे, अराइज होंगे, राइट। और हम देख रहे हैं कि क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड विजिबल हो जाएगा, तो हम ऐसा बना सकते हैं, देखो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो टूट रहा है यहाँ पे, और आपका ये सेंट्रोसोम है, ये एस्टर है, और अंदर आपके ये क्रोमोसोम्स विद 2 क्रोमेटिड। ठीक है, ये आपका सबका बीच में कौन है, सेंट्रोमियर। ठीक है, क्या है, सेंट्रोमियर, राइट। तो जैसे ये एक क्रोमोसोम है, तो ये बेसिकली एक क्रोमोसोम है, इसका पहला और इसका दूसरा क्रोमेटिड है, राइट। तो प्रोफेज में हमें क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमेटिड दिखेगा, क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमेटिड अपीयर होगा, क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमेटिड अपीयर होगा। ठीक है, अब बच्चों एक मैं बात कही थी आपको कि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होगा लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होगा, ये हमने बात की थी। यानी कि जो एस्टर वाली बात है, एस्टर फॉर्मेशन जो होगा वो केवल आपके एनिमल सेल में होगा, प्लांट सेल में एस्टर नहीं बनेगा। दो प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, ठीक है, वहां पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं प्रोटीन, वही हेल्प करते हैं स्पिंडल फॉर्मेशन में। स्पिंडल तो बनना जरूरी है भाई, राइट, बट एस्टर नहीं बनाएगा प्लांट सेल में, एस्टर केवल एनिमल सेल में ही स्पिंडल फाइबर बनाता है। सो अभी समझिए, एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में आपके 2 एस्टर बने है ना, एक ये और एक ये, तो 2 एस्टर, एनिमल सेल में 2 एस्टर बने, इसको हम बोलते हैं एम्फीएस्ट्रल, इसको हम बोलते हैं एम्फीएस्ट्रल। एंड इफ आई टॉक अबाउट प्लांट सेल, in plant cell spindle fiber forms directly, ठीक है, spindle fiber forms directly, मतलब एस्टर इन्वॉल्व नहीं होता, इस चीज को हम बोलते हैं एन-एस्ट्रल। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एन-एस्ट्रल। ठीक है, प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर्स डायरेक्टली फॉर्म होता है और एनिमल सेल में विद द हेल्प ऑफ एस्टर बनेगा, तो इस चीज को हम बोलेंगे एम्फीएस्ट्रल, और प्लांट सेल में हम बोलते हैं एन-एस्ट्रल, एज एस्टर नहीं होता, राइट। ओके, सो कुछ बात करते हैं कि प्रोफेज कंप्लीट हो गया, ये मुझे कैसे पता चलेगा, इवेंट्स क्या क्या है वो क्लियर हो गया कि हाँ क्रोमेटिन कंडेंस होगा, ईआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियर सब डिसअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू कर देगा, राइट। अब कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज मुझे कैसे पता चलेगा, कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन बी मार्क्ड बाय, कैसे हम मार्क कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग इज
क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होगा एक तो आपका, तब आपको पता चल जाएगा, है ना। आपके 2 क्रोमेटिड आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, 2 क्रोमेटिड अपीयर, और किससे अटैच होते हैं, अटैच टू सेंट्रोमियर। किससे अटैच होते हैं, अटैच रहते हैं किससे बच्चों, अटैच रहते हैं सेंट्रोमियर से। किससे अटैच रहते हैं, अटैच रहते हैं सेंट्रोमियर से। दूसरा, इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, है ना। माइटोटिक स्पिंडल पूरा रेडी हो जाएगा, है ना। इसमें कौन इन्वॉल्व रहता है, आपका माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल बेसिकली बना हुआ रहता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से, तो माइक्रोट्यूब्यूल इसमें इन्वॉल्व रहेगा। मैंने कहा ना कि सेंट्रोसोम है, उसके अराउंड माइक्रोट्यूब्यूल जैसे स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, है ना। फिर उनको हम कंप्लीटली बोलेंगे एस्टर, और माइक्रोट्यूब्यूल बेसिकली बना हुआ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। फाइन, तो ये जो चीज है कि आपका ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, तब हम बोलेंगे, और मतलब ये वाला जो फिगर है ना, ये ऐसा कुछ हो गया तो हम बोलेंगे कि हाँ, प्रोफेज जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो आप देखेंगे बुक्स में, टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया रहता है अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज, है ना। क्योंकि क्रोमेटिन जो है कंडेंस होना शुरू होता है, फिर आपको क्रोमेटिन विजिबल हो जाता है, तो वो क्रोमेटिन विजिबल आपको लेट प्रोफेज में होगा। फाइन, और हाँ, ये चीज मैंने आपको कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट थ्रू आउट द माइटोसिस। ये बात याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया is present throughout the mitosis। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है पूरे माइटोसिस प्रोसेस में प्रेजेंट रहता है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस, माइटोकॉन्ड्रिया डिसअपियर नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो थ्रू आउट माइटोसिस प्रोसेस प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, एंड अगर मैं बोलूं लास्ट इवेंट क्या है इसका, तो लास्ट इवेंट है आपका कि जो आपके लास्ट इवेंट क्या होगा आपका प्रोफेज का, जो आपके ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बेसिकली डिस्टरप्ट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट कर देगा। फाइन, अब क्या शुरू होगा, प्रोफेज के बाद आता है आपका मेटाफेज। मेटा मतलब क्या होता है, मेटा मतलब होता है मिडिल, राइट। ओके, चलो, सो हम शुरू करते हैं मेटाफेज। लेट प्रोफेज में क्या होता है, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, जिसे आपका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये डिसइंटीग्रेट करना शुरू करता है। तो एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन disintegrate, as nuclear membrane disintegrate, cell enter into मेटाफेज। आपका जो सेल है वो मेटाफेज में चला जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका पूरा ये स्पिंडल, ये एस्टर बना हुआ है, राइट। ठीक है, यानी कि अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एकदम खत्म हो चुका है। मेटाफेज में जब आएगा, ये आपका मेटाफेज है, मेटाफेज में जब आएंगे चीजें, तब आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा डिस्ट्रक्ट हो चुका है। दिस मींस क्रोमोसोम अभी साइटोप्लाज्म में है। मेटाफेज में क्या है बच्चों, मेटाफेज में क्रोमोसोम इज इन साइटोप्लाज्म। मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है वो आपके साइटोप्लाज्म में होंगे, ये बात ध्यान रखना। मेटाफेज में आपके क्रोमोसोम जो है वो कहाँ होंगे, मेटाफेज में आपके क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में होंगे। और स्पिंडल फॉर्मेशन बेसिकली क्या होगा,
आपका स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट कंप्लीटली, ठीक है, डिसइंटीग्रेट। दूसरा क्या होगा, क्रोमोसोम कहाँ आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में, क्रोमोसोम कम इन साइटोप्लाज्म। आपका जो क्रोमोसोम है वो सब साइटोप्लाज्म में दिख रहा है आपको, क्रोमोसोम जो है वो आपका साइटोप्लाज्म में आ चुका है, ठीक है। और कंप्लीट कंडेंसेशन जो होगा वो मेटाफेज में ही फिनिश होगा। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम गेट कंप्लीटेड इन मेटाफेज। और बच्चों इसके लिए आपका टेक्स्ट में ये बात बोला हुआ है कि मॉर्फोलॉजिकली अगर आपको क्रोमोसोम्स को स्टडी करना है तो मेटाफेज जो होता है वो बेस्ट फेज होता है, ठीक है। अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी जानना है, उस ऑर्गेनिज्म कितने क्रोमोसोम है उसका नंबर जानना है, तो मेटाफेज जो होता है वो बेस्ट होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अनियन रूट का एक्सपेरिमेंट किया है अपने स्कूल्स में तो आपको पता होगा एक केमिकल आता है कॉल्चिसिन, ठीक है। क्या केमिकल है बच्चों, कॉल्चिसिन। ये केमिकल यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सेल के क्रोमोसोम को हम मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि कॉल्चिसिन एक केमिकल है, उसको पानी में लाइक घोल लेते हैं एंड देन अनियन को डिप कर देते हैं, है ना, ताकि जब वो सेल डिवाइड हो तो वो अरेस्ट हो जाए मेटाफेज स्टेज में। फिर हम उसको काट के माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं, स्टेन करके इसे देखते हैं प्रॉपरली। तो बेसिकली क्या है, मेटाफेज जो है वो बेस्ट फेज होता है फॉर स्टडिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। तो मेटाफेज जो है उसमें क्रोमोसोम आर clearly visible, chromosome are clearly visible and they are best for studying best stage for studying morphology, best stage for studying मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। किस में स्टडी करेंगे, ऑफकोर्स माइक्रोस्कोप में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो इस मेटाफेज में होती है वो ये है, ऑन क्रोमोसोम एक स्ट्रक्चर आता है जिसे हम बोलेंगे काइनेटोकोर, ठीक है, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर नामक एक स्ट्रक्चर अपीयर होता है, ठीक है, कहां पे, ऑन सेंट्रोसोम, ऑन सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम क्या, ऑन सेंट्रोमियर, ठीक है, ऑन सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पता है ना, जो क्रोमेटिड को होल्ड करके रखा है, दिस वन, सी, ये देखो, ये आपका सेंट्रोमिक रीजन है। तो सेंट्रोमिक रीजन पे ये आपके देखो काइनेटोकोर अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोमियर पे कौन अपीयर होता है, काइनेटोकोर अपीयर होते हैं, कितना, 1 और 2, ठीक है, 2 काइनेटोकोर अपीयर होंगे, ठीक है। सेंट्रोमियर पे क्या होता है, काइनेटोकोर अपीयर होता है। सेंट्रोमियर पे क्या होता है, काइनेटोकोर अपीयर होता है। तो ऑन सेंट्रोमियर एट विच क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर्स आपके फॉर्म हुए हैं वो अटैच होंगे, एट विच स्पिंडल फाइबर गेट अटैच, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका स्पिंडल फाइबर जो बना है वो अटैच होगा, है ना। ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका एक क्रोमेटिड है, दिस इज योर वन क्रोमेटिड, ये आपका एक क्रोमेटिड है, राइट, दिस इज वन क्रोमेटिड, और ये आपका दूसरा क्रोमेटिड है। ये दोनों कौन है, ये आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स हुए, है ना, एंड दिस इज, ये दोनों मतलब एक
क्रोमोसोम है ना, एक क्रोमोसोम एंड 2 क्रोमेटिड, ऐसा ही होगा भाई। प्रोफेज में ऐसा मेटाफेज भी ये होगा ना कि एक क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड। तो काइनेटोकोर मिल गया मेरे को, है ना। काइनेटोकोर क्या है एक्चुअली, ये नेचर क्या है इसका, तो इट इज प्रोटीन, प्रोटीनेशियस है, ठीक है। प्रोटीन इन नेचर किस शेप का है, डिस्क शेप का है ना, देख सकते हो आप ऐसे, डिस्क शेप्ड प्रोटीन इन नेचर एंड इट इज बेसिकली डिस्क शेप्ड, ठीक है। एंड इट इज प्रेजेंट ऑन ईच क्रोमेटिड सेंट्रोमियर, ये बात याद रखना, प्रेजेंट ऑन ईच क्रोमेटिड सेंट्रोमियर, दोनों में होगा, ये ध्यान रखना, दोनों में होगा प्रेजेंट ऑन ईच क्रोमेटिड सेंट्रोमियर। क्लियर हो गई ये बात है? चलो अब बनाते हैं हम, सो दिस इज योर सेंट्रोसोम विद दिस, तो एस्टर, और अरे वेट ठीक है, ऑपोजिट पोल्स पे है, ऑपोजिट पोल्स, एंड आपके यहाँ पे क्रोमोसोम्स बना देते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स है, और यहाँ पे क्या है आपके सेंट्रोमियर पे काइनेटोकोर्स, ये कौन है सेंट्रोमियर पे, ये येलो से जो बनाया है मैंने, ये कौन है, काइनेटोकोर्स। सेंट्रोमियर पे क्या है बेटा आपके, काइनेटोकोर्स, दिस इज काइनेटोकोर्स, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे और ऐसे भी नॉर्मली निकलते हैं, ठीक है। पर जो क्रोमोसोम पे अटैच है उन्हें हम बोलेंगे क्रोमोसोमल फाइबर, क्रोमोसोमल फाइबर बना सबका, क्रोमोसोमल फाइबर, क्योंकि देखो ऐसे निकल रहा है काइनेटोकोर पे अटैच होके, फिर ये बेसिकली ऐसे जा रहा है, ठीक है। ठीक है, और जो क्रोमोसोम पे अटैच नहीं होंगे वो आपके नॉन क्रोमोसोमल फाइबर्स। अब से फॉर एग्जांपल में हमारे पास ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम है ना, ह्यूमन बीइंग में आपके 46 क्रोमोसोम है, राइट। तो क्रोमोसोमल फाइबर कितने होंगे, देखो एक यहां से आया, फिर एक यहां से आया, तो 1 2 3 4, मतलब दो दो होंगे, यानी कि टोटल यू हैव 92 क्रोमोसोमल फाइबर्स, टोटल यू हैव 92 क्रोमोसोमल फाइबर्स इन ह्यूमन बीइंग। क्योंकि 46 क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोमल फाइबर जस्ट डबल हो जाएंगे, बिकॉज एक फाइबर यहाँ पे अटैच है, दूसरा फाइबर यहाँ पे अटैच होगा, तो यू हैव टोटल 92 क्रोमोसोमल फाइबर्स। अब क्या होगा, अब ये जितने भी क्रोमोसोम्स है वो खुद को क्या करेंगे, ये जितने भी क्रोमोसोम्स है बच्चों वो खुद को इक्वेटर पे ले आएंगे, ये जितने भी क्रोमोसोम्स है वो क्या करेंगे बेटा, खुद को इक्वेटर पे ले आएंगे, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, वो खुद को इक्वेटर पे ले आएंगे, खुद को इक्वेटर पे पूरा अलाइन कर लेंगे, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे, खुद को इक्वेटर पे पूरा अलाइन कर लेंगे,
राइट? ओके, वेट. So एंड ये आपके kinetochores, right? एंड ये आपके स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है? तो क्रोमेटिन जो क्रोमेटिन है आपका, ठीक है, वो पूरा कंडेंस हो चुका है, क्रोमोसोम बना चुका है. क्रोमेटिन पूरा कंडेंस हो गया और कंडेंस हो क्या किया, क्रोमोसोम बना लिया. ठीक है, वो क्रोमोसोम प्रॉपर्ली हमें मेटाफेज में विजिबल हो गए. अब मेटाफेज में वो पूरे इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं. ठीक है, हम प्रोफेज से शुरू हुए थे तो हमारे पास क्रोमेटिन था. क्रोमेटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है. क्रोमोसोम एकदम प्रॉपर्ली मेटाफेज में विजिबल हो जाते हैं और वो लोग खुद को इक्वेटर पे अरेंज कर लेते हैं. पूरी उनकी मॉर्फोलॉजी दिखती है. इसलिए हम कहते हैं कि मेटाफेज जो होता है वो बेस्ट स्टेज होता है फॉर स्टडिंग क्रोमोसोम. ठीक है, सो अभी क्या होगा बेटा, आपका जो क्रोमोसोम है, आपका जो क्रोमोसोम है वो एक इक्वेटर पे आ जाएगा. कम एट इक्वेटर, कम एट इक्वेटर, है ना, ऑफ स्पिंडल फाइबर एंड खुद को पूरा एक प्लेन में अलाइन कर लेगा. है ना, वो खुद को एक प्लेन में अलाइन कर लेगा. ये क्या है इसका प्लेन ऑफ अलाइनमेंट. व्हाट इज दिस? दिस इज प्लेन ऑफ अलाइनमेंट. दिस इज प्लेन ऑफ अलाइनमेंट. पूरे प्लेट पे से खुद को अरेंज कर लिया है, प्लेन ऑफ अलाइनमेंट. एंड इसे हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट. इसे हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट क्योंकि उसने खुद को पूरा यहाँ पे अरेंज कर लिया है. समझ में आया? ये इक्वेटर पे आ गया है एंड पूरा खुद को अरेंज कर लिया है. याद रखना, मेटाफेज में आपके पास जो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है एंड यहाँ पे 2 काइनेटोकोर है क्योंकि अभी पूरा ऐसे सेपरेशन होना है. राइट? और हमें पता है कि अगर 46 क्रोमोसोम है तो 46 का इस तरफ 46 जाना है, इस तरफ 46 जाना है. राइट? इसलिए ये डबलिंग हुई थी, हमें पता है. राइट? चलो, तो अभी अगर मैं बात करूं मेटाफेज में एट द एंड क्या होगा, एट द एंड मेटाफेज में क्या होगा, काइनेटोकोर अपीयर हो चुका था ऑन सेंट्रोमियर और स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुका था. नाउ क्रोमोसोम कम एट इक्वेटर, क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गए हैं और स्पिंडल फाइबर्स बना दिए हैं. राइट? अब इसके बाद चलो हम मूव करेंगे टू एनाफेज. ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट फेज की, एनाफेज, जो सबसे शॉर्टेस्ट फेज है. एनाफेज जो है वो सबसे क्या है बच्चों, शॉर्टेस्ट फेज है. ठीक है, तो बिफोर एनाफेज क्रोमोसोम इक्वेटर पे था, है ना, ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. अब क्या होगा, अब ये लोग सेपरेट होना शुरू करेंगे. जैसे अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलूं तो आपने देखा जो हमारा जीवन फेज था, जीवन फेज में क्या था, एक ही क्रोमोसोम था. राइट? जीवन फेज में एक ही क्रोमोसोम था. फिर एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ. फिर G2 फेज में क्या मिला, G2 फेज में हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिला जो अटैच है किससे, सेंट्रोमियर से. दिस इज सेंट्रोमियर, है ना. इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम. और इन दोनों को हम बोलते हैं, ये दोनों कौन है, ये दोनों है सिस्टर क्रोमेटिड.
ये दोनों है सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि अगर यहाँ पे जीन ए और बी है तो यहाँ पे भी जीन ए बी और यहाँ पे भी जीन ए और बी ही होगा, तो हम इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। अब क्या होगा, एनाफेज में बेसिकली हो क्या जाएगा, ये आपके जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, आपके जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो जाएंगे। एनाफेज में जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। समझ में आया? तो एनाफेज में आपके सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होने वाले हैं, ये बात हमें पता चल गई है। एनाफेज में क्या होगा, हमारे सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट होने वाले हैं। अब ये सेपरेट होंगे कैसे, ठीक है, सेपरेट कैसे होंगे ये, तो ये समझो आपका एक क्रोमोसोम है, ठीक है, 1 क्रोमोसोम, ये आपके 2 क्रोमेटिड है और बीच में आपके पास सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर पे आपके 2 काइनेटोकोर, आप देख रहे हो मैं हर बार 2 काइनेटोकोर ही बना रही हूँ, आपके 2 काइनेटोकोर लगे हुए हैं, राइट ना। अब क्या होगा, सेंट्रोमियर जो है, ये जो आपका ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर स्प्लिट, इंपॉर्टेंट बात है बेटा, एनाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट, देन बोथ सिस्टर क्रोमेटिड get separate, both sister chromatid get separate। ये देखो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे and move to opposite pole ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, राइट। और ये देखो इनको खींचेगा कौन, इनको हमने अटैच कर रखा है, किससे, इनको हमने अटैच करवा के रखा है स्पिंडल फाइबर से, राइट। तो स्पिंडल फाइबर इज एक्चुअली गोइंग टू पुल द क्रोमेटिड टुवर्ड इटसेल्फ, ठीक है। हमारे दोनों पोल्स पे हमने स्पिंडल फाइबर और काइनेटोकोर के बीच में एक कनेक्शन बनाया था, राइट, मतलब स्पिंडल फाइबर के थ्रू कनेक्शन था काइनेटोकोर के साथ। तो वो स्पिंडल फाइबर जो है वो पुल करेगा, एंड जो क्रोमेटिड है वो अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। समझ में आया ये चीज। एनाफेज में क्या होगा, ये लोग सेपरेट होंगे एंड ये लोग सेपरेट होके अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देंगे, दोनों को ही जो स्पिंडल फाइबर है वो पुल करेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, सी अगर आपके क्रोमोसोम है तो एक आर्म होता है, ये 2 आर्म होता है, तो दोनों आर्म के साथ ही इस तरफ जाना शुरू कर देगा, राइट। सो चलिए अपन देख लेते हैं ये बना के। ठीक है, इधर काइनेटोकोर, इधर काइनेटोकोर, ये इधर का स्पिंडल फाइबर, ये इधर का स्पिंडल फाइबर। तो अब क्योंकि अब ये आगे जाके ये क्रोमेटिड क्रोमोसोम बनाने वाला, मैं इसे क्रोमोसोम ही बोलूंगी, क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर डॉटर सेल, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या था, जो सेंट्रोसोम है वो स्प्लिट हुआ था, यहाँ पे हुआ क्या था, सेंट्रोसोम जो है वो स्प्लिट हुआ एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स अपोजिट तरफ जाने लग गए। ये भी क्या है आपका क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर
डॉटर सेल, हमारी प्लॉइडी भी क्या हो गई, मेंटेन रह गई, हमारी प्लॉइडी भी मेंटेन रह जाएगी। सो अभी होगा क्या, अगर ये सेल है तो हम देखेंगे कि सेल में क्या होगा, यहाँ पे ये पोल पे, यहाँ पे इस पोल पे, तो ये आपके स्पिंडल फाइबर्स है, और स्पिंडल फाइबर्स पे आपका जो क्रोमोसोम है वो इस तरह से अटैच रहेगा। तो अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स थे तो क्या होगा, 46 क्रोमोसोम्स थे तो यहाँ पे भी 46 है और यहाँ पे भी 46 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था बेटा, वो इधर बीच में जब था तब वो क्रोमेटिड, मतलब एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड था ना, क्रोमोसोम नंबर तो उतना ही था, तो अभी भी लोग जब सेपरेट होंगे क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम ही रहेगा। तो अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम था तो यहाँ पे भी क्या होगा, आप जो अपोजिट पोल में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका 46 और 46 ही रहेगा। क्लियर, समझ में आया? तो सेंट्रोमियर जो है, ये जो सेंट्रोमियर है ना, यहाँ पे क्या है आपके सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर इज टुवर्ड्स दी पोल, ठीक है। सेंट्रोमियर किस तरफ रहेगा, पोल की तरफ रहेगा, ये पोल है ना, दिस इज पोल। तो आपका जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर इज टुवर्ड्स दी पोल, ठीक है। सेंट्रोमियर जो है वो पोल की तरफ रहेगा, राइट, और आर्म उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो एक वर्ड यूज किया गया है इसके लिए आपके एनसीईआरटी में, ये सब क्या है, आर्म है ना। तो आर्म इज ट्रेलिंग बिहाइंड, मतलब वो पीछे पीछे आ रहा है। सी क्रोमोसोम में अगर आप किसी को कंफ्यूजन है तो एक बार देख लीजिए, क्रोमोसोम में ये सेंट्रोमियर होता है और सेंट्रोमियर से ये आपके आर्म्स जुड़े हुए हैं, ये एक आर्म है, ये एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है, ये दूसरा आर्म है, राइट। तो जैसे अगर मैंने ये एक क्रोमेटिड बनाया तो दिस इज वन आर्म, दिस इज अनदर आर्म, राइट। अब यही ये क्या है स्ट्रक्चर, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर क्योंकि इस शेप का हो गया ना, ऐसे ये वी शेप का है, इन्वर्टेड वी, तो ये सेंट्रोमियर जो है वो टुवर्ड्स पोल है। तो सेंट्रोमियर जो है इज टुवर्ड्स पोल, जो सेंट्रोमियर है इज टुवर्ड्स द पोल, और जो आर्म है, आर्म इज ट्रेलिंग बिहाइंड, आर्म उसके पीछे पीछे मतलब ऐसे है, लगा हुआ है, ठीक है, आर्म इज ट्रेलिंग बिहाइंड। क्लियर है ये बात, आर्म जो है इट इज ट्रेलिंग बिहाइंड। क्लियर, अब किसी को क्रोमोसोम, क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर में आई गेस अब कंफ्यूजन नहीं है। ये आपका सेंट्रोमियर है, ये दोनों आपके क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है, दिस बोथ आर योर सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये क्या है, आपका एक क्रोमोसोम है, ये क्या है, आपका एक क्रोमोसोम है, ये भी आपका एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है, ये भी आपका एक ही क्रोमोसोम है, बट यहाँ पे क्रोमेटिड कितना, ये क्रोमेटिड एक ही है, क्रोमेटिड यहाँ पे एक ही है, ठीक है। और इस एक क्रोमेटिड के इस एक हिस्से को हम बोलते हैं एक आर्म, ये इसका क्या है, दूसरा आर्म। क्लियर हो गई बात, ओके। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो हमें एनाफेज में एक्चुअली अलग अलग टाइप के क्या होते हैं बेटा, शेप्स दिखते हैं, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम को हम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर अलग अलग तरह में डिवाइड कर सकते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। तो ये हमने क्रोमोसोम का डिवीजन किया है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है, मतलब मिडिल में प्रेजेंट है कि एंड में प्रेजेंट है, उस हिसाब से जो आर्म है उसके अलग अलग शेप बनते हैं, है ना। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर समझो आपका मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, तो मेटासेंट्रिक है तो सेंट्रोमियर क्या होगा, सेंटर में होगा, दिस इज मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक है तो मेटासेंट्रिक में जब दोनों, ये समझो क्रोमोसोम है, मेटासेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक है, ठीक है, हाँ मेटा, ऐसा समझो मेटासेंट्रिक है, ठीक है। तो अब दोनों अलग होंगे तो ऐसे जाएंगे, तो ये इन्वर्टेड वी शेप बनेगा। सो कुछ ऐसा हमें शेप देखने को मिलता है, इसे हम बोलते हैं
इन्वर्टेड वी शेप। तो अगर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है तो हमें जो एनाफेजेस में आर्म का शेप मिलेगा इन्वर्टेड बी शेप। अगर सब मेटासेंट्रिक है मतलब मिडिल से थोड़ा सा दूर है सेंट्रोमियर, तो उसे हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे मुझे जो आर्म है वो ऐसा देखने को मिलेगा। इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड एल शेप। इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड एल शेप। अगर एक्रोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक मतलब इधर टिप के यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ पर क्या है एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक है तब हमें सेंट्रोमियर ऐसे मिलेगा, राइट। तो इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड जे शेप। तो आर्म हमें कैसा दिखेगा, इन्वर्टेड जे शेप। और अगर टीलोसेंट्रिक है, अगर टीलोसेंट्रिक है तो हमें कैसा दिखेगा, ऐसा, इन्वर्टेड आई शेप, इन्वर्टेड आई शेप। ठीक है, देखिए ये सब बोल रही हूं मैं आपको। आर्म्स, ये क्या था, ए ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका मतलब क्रोमोसोम कैसा था आपका, मेटासेंट्रिक था। क्रोमोसोम कैसा था, मेटासेंट्रिक था। लग रहा है आर्म एकदम इन्वर्टेड वी शेप। फिर यहाँ पे क्या था, सब मेटासेंट्रिक था, सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक तो हमें कैसे दिख रहा है, इन्वर्टेड एल शेप। फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक था, एक्रोसेंट्रिक था, तभी हमें आर्म कैसा दिख रहा है, इन्वर्टेड जे शेप। और यहाँ पे इन्वर्टेड आई, मतलब ये थोड़ा सा ना ऐसा होगा ना, ठीक है। और यहाँ पे कैसे दिख रहा है, इन्वर्टेड आई। क्लियर, समझ में आया था ना? ओके, नाउ लेट्स मूव टू टीलोफेज। टीलोफेज, राइट, एनाफेज के बाद टीलोफेज। तो अभी क्या हो गया है, हमारे पास जो हमारा सेंट्रोमियर है ना, वो अपोजिट पोल पे हमारे आर्म्स को ले जा चुका है, राइट। अब क्या है, हमें अलग करना है, हमें दो डॉट, मतलब हमें पूरा क्रोमेटिन जो है वो अलग कर लेना, और फिर हमें आगे डॉटर्सेस बना देते हैं जो इन्वॉल्व करेगा ऑफ कोर्स साइटोकाइनेसिस आल्सो। ओके, सो टीलोफेज की बात करते हैं। तो एनाफेज में क्या हुआ था, एक बार याद कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। एनाफेज में क्या हुआ था, क्रोमोसोम is now at opposite pole. Chromosome is now at opposite pole. ठीक है, क्रोमोसोम इज नाउ एट अपोजिट पोल। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक है, नाउ दे गेट decondensed. Now they get decondensed to form chromatin, है ना। क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बना था बाय कंडेंसेशन। अब वापस हमें क्रोमेटिन चाहिए तो डीकंडेंसेशन करना पड़ेगा। नाउ दे गेट डीकंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन। देखो कैसे होता है ये, ओके। सो यहाँ पे जो आपके ये पोल्स पे सेंट्रोजोम थे, एस्टर थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्पिंडल फाइबर्स बनाए थे। वो स्पिंडल फाइबर्स क्या किए, क्रोमोसोम को ले आए ऑपोजिट पोल पे, राइट, ऑपोजिट पोल पे ले आए। अब क्या होगा, ये टीलोफेज में डीकंडेंस होगा।
क्या होगा, डीकंडेंस होगा, टीलोफेज में ये डीकंडेंस होगा. सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर क्रोमेटिन, दिस इज योर क्रोमेटिन. ठीक है सर. आपने और एक चीज देखी, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ गई, ये टीलोफेज का है बच्चों. ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर. और फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो दूसरे स्ट्रक्चर्स है जैसे कि ईआर, गोल्जी बॉडी, फिर न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया तो पहले ही था, ये सब क्या होंगे, दे विल रीअपियर, ये सब स्ट्रक्चर रीअपियर होंगे. ईआर, गोल्जी बॉडी, ये सब वापस बच्चों आ जाएंगे. क्लियर, समझ में आया इतना? तो ये टीलोफेज में आपका ये होगा. सो बेटा याद रखना, जो आपका क्रोमेटिन है, आपका जो क्रोमेटिन है उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो यहाँ पे अगर 46 है तो यहाँ पे 46 है क्रोमोसोम, एकदम इक्वल डिवीजन होगा, है ना. ये डिप्लॉयड का है ना, डिप्लॉयड का 46, तो ये ऐसे ही रहेगा. ठीक है, ये डिप्लॉयड का जो है बेटा 46 ऐसे ही रहेगा. फाइन, क्लियर है टीलोफेज? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस पूरा हुआ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइटोकाइनेसिस. आई गेस आपको पूरा माइटोसिस समझ में आ गया अच्छे से. अब हमें बस साइटोकाइनेसिस करना है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. बेटा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में अलग अलग होता है. ठीक है, तो हम अलग अलग ही पढ़ेंगे. एक होता है आपका एनिमल साइटोकाइनेसिस, एक है आपका एनिमल साइटोकाइनेसिस और दूसरा है आपका प्लांट साइटोकाइनेसिस. दूसरा है प्लांट साइटोकाइनेसिस. तो वी हैव एनिमल साइटोकाइनेसिस एंड प्लांट साइटोकाइनेसिस. दोनों में डिफरेंस इसलिए है बच्चों बिकॉज इन एनिमल सेल यू डू नॉट हैव एनी रिजिड वॉल. एनिमल सेल ओनली हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, while in the case of plant cell we have प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक रिजिड सेल वॉल. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन प्लांट सेल और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस अलग अलग होता है. ओके, सो एनिमल सेल में क्या होता है, जैसे सेल जो है यहाँ पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इसमें ऐसे फरो आना स्टार्ट होता है ना, ऐसा क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इज नॉन रिजिड. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, रिजिड नहीं है ना. तो यहाँ पे आपका ये देखो न्यूक्लियस में ऐसे क्रोमेटिन है. जबकि प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं, प्लांट सेल में यहाँ बाहर क्या है, यहाँ पे बाहर जो है वो सेल वॉल है. बाहर क्या है बच्चों, बाहर इधर सेल वॉल है जो क्या है, रिजिड है. सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके से हमें करना पड़ेगा, है ना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ऑफ कोर्स है इसके पास भी. चलिए, तो पहले हम देखते हैं एनिमल साइटोकाइनेसिस. पहले लेट्स सी एनिमल साइटोकाइनेसिस. एनिमल साइटोकाइनेसिस. ठीक है, सो आपका जैसे ये सेल है इसमें ऐसे फरो आना स्टार्ट होगा. और फरो कैसा आएगा, बाहर से अंदर की तरफ. तो आउटर टू इनर, आउटर टू इनर मेम्ब्रेन इनवेजिनेट, आउटर टू इनर मेम्ब्रेन इनवेजिनेट. बाहर से अंदर की तरफ मेम्ब्रेन जो है वो इनवेजिनेट होगा. ठीक है, ये कौन है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ पे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो गया टीलोफेज में और उसमें क्रोमेटिन है. सो आउटर टू इनर मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होना शुरू करेगा. ठीक है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस. एंड क्योंकि ये बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है इसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस. तो बच्चों रिमेंबर दैट इन एनिमल सेल यू हैव सेंट्रीपिटल
साइटोकाइनेसिस, और ये जो फरो है वो डीप होता जाएगा, जो फरो है, फरो क्या होता जाएगा, डीप होता जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट आपको 2 डॉटर सेल्स मिल जाएगी। फरो डीप होता जाएगा तब आपको 2 डॉटर सेल्स मिल जाएगी। एंड रिमेम्बर कि एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में आपका फरो के द्वारा डिवीजन होता है, एंड इट इज सेंट्रीपीटल। ओके, देखो यू कैन सी, ये मैंने डायग्राम में ये जो ले रखा है, दिस इज एनिमल साइटोकाइनेसिस एंड दिस इज प्लांट साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये एनिमल सेल का है और ये प्लांट सेल का है। ठीक है, सो इन animal cell this is achieved by appearance of furrow in the plasma membrane. The furrow gradually deepens and ultimately joins the center, dividing the cell cytoplasm into 2. ठीक है, dividing the cell cytoplasm into 2. Now let's see about plant cytokinesis. अब प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होगा, ध्यान से सुनना। अंदर यहाँ पे है आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बाहर है हमारे पास सेल वॉल, बाहर है हमारे पास सेल वॉल। ठीक है, अब सुनो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें भी आ गया, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, क्रोमेटिन। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर बने थे, है ना, आपको पता है कि प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं होता, सेंट्रोजोम बोल रही हूँ मैं, सेंट्रोमियर नहीं बोल रही। सेंट्रोमियर तो भाई क्रोमोसोम पे होता है, दिस इज सेंट्रोमियर, कंफ्यूज ना होना। ठीक है, सेंट्रोजोम। सो सेंट्रोजोम जो है बच्चों वो प्लांट सेल में नहीं होता, वहां पे स्पिंडल फाइबर्स जो है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स या माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन जो है वो बना देता है, राइट। तो कुछ स्पिंडल फाइबर्स ऐसे रह जाते हैं, है ना। यहाँ पे जो गोल्जी बॉडी नामक स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, यहाँ पे जो गोल्जी बॉडी नामक स्ट्रक्चर है वो वेसिकल्स बनाएगा। क्या करेगा, वेसिकल्स बनाएगा, एंड ये जो वेसिकल्स है वो सिक्रीट करेंगे कुछ, एंड फिर वो बना देंगे मिडिल लैमेले। तो यहाँ पे ये वेसिकल सिक्रीट कर करके यहाँ पे बनाना शुरू कर देगा क्या, मिडिल लैमिला। तो अगर मैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाऊं तो यहाँ बीच में क्या होगा, ये जो रेड से बनाया दिस इज मिडिल लैमिला। क्या बन गया, मिडिल लैमिला। यहाँ पे कैसे बना, वहां देखो एनिमल में आउटर टू इनर बना था, यहाँ पे इनर टू आउटर बन रहा है। यहाँ पे चीजें बन रही है इनर टू आउटर, क्योंकि वेसिकल्स ऐसे सिक्रीट किया ना, इनर टू आउटर, है ना। इसको हम बोलेंगे सेल प्लेट। क्या बोलेंगे, सेल प्लेट। तो सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है कहाँ, एनिमल सेल में नहीं, प्लांट सेल में। सेल प्लेट फॉर्मेशन अकर इन प्लांट सेल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं क्या होता है। सम spindle fiber remain, some spindle fiber remain। ठीक है, फिर क्या होता है आपका इधर, गोल्जी बॉडी वेसिकल्स सिक्रीट क्या, कैल्शियम पैक्टेट। मैंने कहा ना कुछ सिक्रीट करेंगे, क्या सिक्रीट करेंगे, कैल्शियम पैक्टेट। ठीक है, कैल्शियम पैक्टेट, एंड deposit it from inner to outer, and deposit it from inner to outer. This leads to formation of cell plate
और क्या बोलेंगे, सेल प्लेट, या फिर इसे हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। तो बच्चों अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि मिडिल लैमेला किसका बना हुआ है, आप बोल दीजिएगा भाई कैल्शियम पैक्टेड। मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेड। ठीक है, मिडिल लैमेला कैल्शियम पैक्टेड का बना हुआ। फिर मिडिल लैमेला बनने के बाद क्या होगा, फिर आपका मिडिल लैमेला बना, फिर आपका बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा सेल वॉल, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो कैसे होगा कि यहाँ पे ये इधर बना लेते हैं। देखो ये बाहर जो है, बाहर है आपका क्या, सेल वॉल। बाहर क्या है आपका, सेल वॉल। बाहर स्ट्रक्चर जो है वो सेल वॉल है। फिर उसके बाद जो है वो क्या है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर जो बना वो क्या बना, जो बना वो बना मिडिल लैमिला और सेल प्लेट। अब क्योंकि दो सेल, बच्चों समझो, दो सेल अलग होना है, ठीक है, मतलब अभी नहीं, इसमें क्या तुरंत नहीं होता। जैसे एनिमल सेल में तो क्या था, तुरंत वो फरो डेवलप हुआ, अलग हो गया, इसमें टाइम लेता है। तो अब सी अटैच है तो मिडिल लैमिला बना हुआ है। अब इसके बाद बेटा देखो ये जो आपका सेल वॉल है ना, उसका डिपोजिशन आना चाहिए ना, सेल वॉल का डिपोजिशन आना चाहिए। सेल वॉल का डिपोजिशन आएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिपोजिशन आएगा, ताकि जब ये सेल अलग हो तो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो और उसके बाद आपका सेल वॉल हो। तो पहला जो स्ट्रक्चर बनेगा फर्स्ट नंबर पे रहेगा आपका मिडिल लैमिला या सेल प्लेट, सीपी लिख देती हूँ मैं। दूसरे नंबर पे रहेगा कौन, दूसरे नंबर पे रहेगा आपका सेल वॉल, और तीसरे नंबर पे रहेगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरे नंबर पे रहेगा कौन, तीसरे नंबर पे रहेगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो in plant cell, wall formation start in the center of the cell and grows outward to meet the existing lateral walls. The formation of the new cell wall begin with the formation of simple precursor called the cell plate that represent the middle lamella between the walls of two adjacent cells. At this time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastid get distributed between two daughter cells. तो होगा क्या, वापस देख लेते हैं हम। समझो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपका सेल वॉल है, दिस इज योर सेल वॉल, है ना, अंदर बना रही हूं मैं आपका, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज योर व्हाइट वाला इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, and this one is middle lamellae और सेल प्लेट, ठीक है। तो पहले मिडिल लैमेला बनेगा, उसके बाद आपका सेल वॉल बनेगा, और फिर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगा, और इसके अंदर आपका क्रोमेटिन। तो क्योंकि ये कैसा हुआ, क्योंकि ये हुआ इनर टू आउटर, इसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्योंकि ये हुआ इनर टू आउटर, वी कॉल इट एज सेंट्रीफ्यूगल, है ना। सेंट्रीपिटल किसमें था, एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में कैसा होगा, सेंट्रीफ्यूगल। प्लांट सेल में कैसा होगा बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल। सेल प्लेट किसका बना है, याद रखना, सेल प्लेट बना हुआ है कैल्शियम प्लस पैक्टेट का। सेल प्लेट बना हुआ है कैल्शियम प्लस पैक्टेट का, राइट। चलो लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, दैट इज, इतना जो हमने पढ़ा, ये माइटोसिस ऐसे होता है ना,
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में हम स्टार्ट किए थे क्रोमेटिन कंडेंस होगा, ईआर न्यूक्लियस चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? बिकॉज कोई प्रोटीन का नीड ही नहीं है पूरे एम फेज में। फिर हमने कहा मेटाफेज जो होता है वो बेस्ट होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स खुद को एकदम सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। मेटाफेज में एक स्ट्रक्चर काइनेटिक कोर अपीयर होता है जो 2 स्ट्रक्चर रहता है, सेंट्रोमियर पे लगा हुआ रहता है। फिर उससे ही स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर एस्टेज निकाल रहा होता है। फिर एनाफेज में हमने देखा कि जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाता है 2 में, एंड काइनेटोकोर की वजह से वो खींचता है और अपोजिट पोल्स की तरफ एक एक क्रोमोसोम मूव कर जाता है। एंड टीलोफेज में हमने देखा कि वापस जो क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस होके क्रोमेटिन बना देते हैं। देन साइटोकाइनेसिस देखा। तो इतना जो पूरा जो प्रोसेस है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो हम अभी बात करेंगे अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की। जो माइटोसिस प्रोसेस है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस? तो पहले तो बेटा आप लोकेशन जानो कि माइटोसिस होता कहाँ कहाँ है। लोकेशन अगर मैं देखूं तो हमें ऑफकोर्स अलग अलग बात करना पड़ेगा। प्लांट सेल में कहाँ कहाँ होता है? प्लांट सेल में वो एपिकल रीजन, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टम में हो रहा है, अब अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो बच्चों एनिमल सेल में आपके स्किन में है ना, क्योंकि स्किन में बार बार डेड सेल्स निकलते रहते हैं राइट, स्किन सेल में। देन आपका जो ये एलिमेंट्री कैनाल में गट सेल्स है। फिर आपकी जो ब्लड सेल्स है, बिकॉज ब्लड सेल का क्या होता है बच्चों, फिक्स लाइफ स्पैन होता है, तो वहां पे माइटोसिस होता रहता है राइट। अब माइटोसिस और कहाँ है अगर हम बात करें तो आपका एक जो सेल ग्रोथ है ना, सेल ग्रोथ के टाइम पे माइटोसिस होगा। फिर कोई रिपेयरिंग हुआ है, कुछ डैमेज हो गया है तो इसके लिए माइटोसिस जरूरी है, रिपेयर होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज की माइटोसिस क्या करता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो मेंटेन रखता है, रिस्टोर करके रखता है, ठीक है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या करता है, ये रिस्टोर करके रखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ये सेल है और यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। अब फॉर एग्जांपल ग्रोथ हुआ, सेल में ग्रोथ हुआ तो क्या होगा, आपका जो साइटोप्लाज्म है वो इंक्रीज हो गया। जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो गया, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया। तो आपका जो रेशियो है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, रेशियो डिक्रीजेस। पर अगर सेल डिवाइड हो गई, अगर ये सेल डिवाइड हो गई तो क्या हो जाएगा, सेल डिवाइड होने पर ये रेशियो जो है वापस मेंटेन हो जाएगा। तो इसके लिए माइटोसिस जरूरी है ताकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो मेंटेन रहे, इसलिए भी ये बहुत जरूरी है राइट। सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गया। दूसरा सवाल ये है बच्चों, क्या माइटोसिस सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होता है? इज माइटोसिस occur only in diploid cell? क्या सिर्फ माइटोसिस डिप्लॉयड सेल में होता है? तो अगर हम बात करें तो हमें ऑफ कोर्स वापस एनिमल और प्लांट अलग अलग करना पड़ेगा। तो अगर एनिमल की बात करें तो यस, इन जनरल माइटोसिस ही होता है इनमें। तो इन जनरल माइटोसिस only occur in diploid cell, except बायोलॉजी है तो भाई एक्सेप्शंस तो आने ही है, तो एक्सेप्शन क्या है, आप थोड़े वो हनी बी पढ़ा है, हनी बी में जो मेल होता है उसे हम ड्रोन कहते हैं। हनी बी में मेल को हम क्या बोलते हैं, ड्रोन कहते हैं। तो ड्रोन कैसे डेवलप होता है, जो हनी बी है ना, जो आपकी ये हनी बी है, तो हनी बी जो एग ले करती है ना, हनी बी ने एग ले किया तो सबका मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ये जो एग है समझो इज एग सेल, ये जो एग सेल है, एग सेल होगा तो हैप्लॉइड होगा, गैमेट है ना,
तो एग सेल है तो ये हैप्लॉइड है, तो यही माइटोसिस कर करके, ये एग सेल ही माइटोसिस कर करके क्या करता है, ड्रोन बनाता है। एग सेल, मैं क्या बोल रही हूँ, एग सेल क्या है, हैप्लॉइड है, तो ये हैप्लॉइड सेल जो है बेटा ये माइटोसिस कर करके ड्रोन बनाता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। और कहीं एनिमल में लाइक डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस होता है, कहीं हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस नहीं होता। एनिमल में डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस होता है, लेकिन केवल ये केस है जहाँ पे जो ड्रोन है, इस ये जो बनता है तो डायरेक्टली फ्रॉम द फीमेल एग बन जाता है। तो जो फीमेल का एग है वो तो हैप्लॉइड होगा, तो फीमेल का एग में माइटोसिस होता है और ये ड्रोन बन जाता है, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस हुआ एनिमल में, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्लांट्स, चलो प्लांट्स को व्हाइट से लिखते हैं। इफ आई टॉक अबाउट प्लांट्स, तो इसमें माइटोसिस अकर इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, दोनों में होता है ना, यहाँ पे हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों में होता है, ठीक है। अगर आपको पता हो प्लांट किंगडम हमने पढ़ा था, जैसे स्पोर है तो स्पोर एन है, स्पोर एन है। अब स्पोर में माइटोसिस होगा, स्पोर में माइटोसिस हो के क्या कर देगा, वो गैमिटोफाइट बना देगा। क्या बना देगा, गैमिटोफाइट बना देगा। गैमिटोफाइट भी क्या है, एन है, क्योंकि गैमिटोफाइट से गैमेट बनेंगे। तो प्लांट्स में माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में ही होता है। प्लांट में माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में ही होगा। फाइन, आई गेस और आपकी कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस। थैंक यू।